हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 4 फरवरी। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जी हाँ, पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम माइंड मैप के माध्यम से अब हम करंट अफेयर की क्लास करवा रहे हैं अपने नोट्स का। तो चलिए, आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है कि हाल ही में किसने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतेह किया है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबक यानो। जी हाँ, कबक यानो, जो कि अरुणाचल प्रदेश की हैं। और इन्होंने भी हाल ही में पश्चिमी गोलार्ध की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है उसको फतेह किया है। माउंट एकांकागुआ जो है अर्जेंटीना की, जो कि दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। और इस पर्वत की ऊंचाई जो है समुद्र तल से 22,831 फीट है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। इस पर्वत की ऊंचाई जो है समुद्र तल से 22,831 फीट है। तो यहाँ आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देख लिया कि जैसे एंडीज पर्वतमाला में स्थित है ये माउंट एकांकागुआ, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और ये अर्जेंटीना में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग आज का अगला सवाल। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस नदी के जल विवाद को लेकर एक महीने में नदी जल ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है? जी हाँ, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि एक महीने के अंदर जल ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। तो यह किस नदी को लेकर दिया है? तो ये पेन्नयार नदी को। जी हाँ, पेन्नयार नदी जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित है। पेन्नयार नदी जो कि तमिलनाडु कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक ने नदी पर डैम का निर्माण किया। जी हाँ, चेक डैम का निर्माण इसने किया है। और उसके बाद फिर तमिलनाडु ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। तो यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद रहता है इस नदी को लेकर। और कर्नाटक इस पर अपना पद की यहाँ पर अपने कई चीज़ स्थापित कर रहा है, इसलिए तमिलनाडु इसको लेकर 2018 में सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फैसला दिया है कि एक महीने के अंदर न्यायाधिकरण की गठित करने का आदेश दिया है। और यह निर्देश जो है संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत, जी हाँ, जो कि अंतर्राज्यीय जल विवाद एक्ट 1956 के अनुरूप है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नयार नदी के लिए तमिलनाडु कर्नाटक बीच विवाद है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और एक महीने के भीतर इसमें न्यायाधिकरण जल ट्रिब्यूनल गठित करने का आदेश दिया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे आज का अगला सवाल। जी हाँ, अगला देखेंगे। अगला है कि किस प्रदेश ने पिलो एआई का शुभारंभ किया है? जी हाँ, पिलो एआई का। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश ने हाल ही में पिलो एआई का शुभारंभ किया है। और 2 फरवरी 2026 को इसका शुभारंभ सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया है। आइए जानते हैं क्या है पिलो एआई। तो ये पिलो एआई एक एआई संचालित वॉइस आधारित अकाउंटिंग एजेंट है, जिससे वित्तीय प्रबंधन को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस ऐप का उपयोग मातृभाषा में बोलकर लेन देन और रिपोर्ट प्रबंधित करने की सुविधा देगा। और यह 5 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिया कि यह जो ऐप है ये हमारे वित्तीय प्रबंधन को आधारित मैनेज करने के लिए बनाया गया है। इसमें आप मातृभाषा में कुल टोटल 5 भाषाएं इसमें अभी इंक्लूड की गई हैं। और इन 5 भाषाओं में आप अपने वित्तीय लेन देन या रिपोर्ट से संबंधित जानकारी ले सकते हैं या दे सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आज के चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि आदमपुर हवाई अड्डे, जी हाँ, जो कि जालंधर पंजाब में, का नाम बदल कर क्या किया गया? जी हाँ, आदमपुर हवाई अड्डे का। तो हाल ही में श्री गुरु रविदास महाराज, जी हाँ, अभी उनकी 649वीं जयंती मनाई गई। और आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा किया गया, जो कि जालंधर में स्थित है। उनकी 649वीं जयंती पे किसने किया? तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जी हाँ, लुधियाना स्थित हलवारा हवाई अड्डे पर नए ग्रीन टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और लुधियाना में हलवारा हवाई अड्डे पर ग्रीन टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन इसी उपलक्ष्य में किया गया। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला चलेंगे। अगला देखेंगे आज का अगला सवाल, 5वां क्वेश्चन। अगला है कि किस राज्य सरकार ने दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी? जी हाँ, कौन सी राज्य सरकार जो दरांग राजा हैं उनकी विरासत को संरक्षित करेगी? तो यह है असम सरकार। जी हाँ, असम सरकार जो है दरांग जिले में इसके लिए 50 करोड़ का अनुदान भी दिया है। और यह महावीर चिलाराम दिवस के मौके पर किया गया है। जी हाँ, महावीर चिलाराम दिवस के मौके पर इसे किया गया है। आइए जानते हैं दरांग के राजा जो हैं ये कोच वंश से संबंधित थे।
पाल वंश के पतन के बाद ये आए। उसकी स्थापना जो है बिस्वा सिंघा ने, जी हाँ, बिस्वा सिंघा ने किया था। महावीर चिलाराय की बात करें तो ये महाराजा नारायण के भ्राता थे, भाई थे और महानतम सैन्य नायकों में गिने जाते हैं। और वहीं पर कृष्ण नारायण की प्रतिमा का भी अनावरण हमारे असम सरकार ने किया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि दरांग राजा की विरासत को संरक्षित किसने किया, असम ने किया। और दरांग राजा जो है ये कोच वंश से संबंधित, इसे आप लोग याद रखेंगे। पाल वंश के बाद अस्तित्व में आए थे, उसकी स्थापना बिस्वा सिंघा ने किया था, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला चलते देखते हैं छठा क्वेश्चन। जी हाँ, आज का छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन है कि 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ होगा। जी हाँ, 13वां जो है भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ होगा, तो यह असम के मिसामारी में, जी हाँ, असम के मिसामारी में होगा। यह इसका 13वां संस्करण होगा, 4 से 17 फरवरी के बीच में होगा। यह वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास विशेष बल सैन्य अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 2011 से हुई थी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें जो है भारत की विशिष्ट पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड भाग ले रही हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत की जो है स्पेशल फोर्सेज तथा किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड इसमें भाग ले रही हैं और यह 4 से 17 फरवरी तक चलेगा। इसका 13वां संस्करण है और कहाँ होगा, असम की मिसामारी में। तो इसे इतना चीज़ आपको याद रखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन छठा हो गया। अब हम चलेंगे 7वें क्वेश्चन पर। जी हाँ, 7वां क्वेश्चन देखेंगे। माइग्रेशन डाटा को अपडेट करने के लिए माइग्रेशन सर्वे किसने शुरू किया। जी हाँ, माइग्रेशन डेटा को अपडेट करने के लिए माइग्रेशन सर्वे किसने शुरू किया, तो यह NSO ने किया है। जी हाँ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने इसे शुरू किया है, जो कि जुलाई 2026 से जून 2027 तक यह डाटा इकट्ठा करेगा। इसमें क्या है, तेज शहरीकरण, श्रम गतिशीलता और मौसमी प्रवसन के डेटा इकट्ठा करेगी। जी हाँ, इतने चीज़ों के इसमें डाटा इकट्ठा करना है। PLFS 2020-21 के अनुसार भारत में कुल प्रवासन दर 28.9% थी, जो कि आंतरिक प्रवासन की व्यापकता को दर्शाता है। जी हाँ, आंतरिक प्रवासन की व्यापकता को दर्शाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने 7वां क्वेश्चन देख लिया। तो अब हम लोग चलेंगे आज के वन लाइनर्स पर। जी हाँ, आज के प्रमुख वन लाइनर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वन लाइनर में पहला क्वेश्चन है कि 2026 में पहले वैश्विक बिग कैट शिखर, जी हाँ, बिग कैट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, तो यह भारत में होगा। जी हाँ, बिग कैट शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में होगा। बिग कैट एलियंस की स्थापना की बात करें तो यह 17 सितंबर 2023 में हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। और बिग कैट एलियंस में कुल टोटल बिल्ली के आकार के जितने भी 7 प्रजातियाँ होती हैं उसमें शामिल हैं, जिसमें आपका बाघ हो गया, शेर हो गया, प्यूमा हो गया, जगुआर हो गया, चीता हो गया, टाइगर हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो हिम तेंदुआ हो गया, ये सब जो हैं इसमें बिल्ली प्रजाति के, ये सब इसी में शामिल हैं। तो इनके संरक्षण के लिए यहाँ शिखर सम्मेलन किया जाएगा। ये कहाँ होगा, भारत में होगा। अगला देखेंगे, मेबेलिन न्यूयॉर्क ने किस अभिनेत्री को भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो यह अभिनेत्री कियारा आडवाणी है। जी हाँ, कियारा आडवाणी को मेबेलिन न्यूयॉर्क ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, अमेरिका ने भारत से टैरिफ घटाकर 50% से घटाकर कितना कर दिया है, तो 18% कर दिया है। जी हाँ, अभी हाल ही में चर्चा में था, आप लोग ने देखा होगा। अगला देखेंगे, रक्षा मंत्रालय ने किसे मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है, तो यह है यंत्र इंडिया लिमिटेड को। जी हाँ, यंत्र इंडिया लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा दिया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य में कौन बनी है, तो ये निवेदिता दुबे बनी है। जी हाँ, विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन बनी है, तो निवेदिता दुबे बनी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, अग्नि परीक्षा सैन्य अभ्यास भारतीय सेना प्लस ITBP के बीच कहाँ हुआ, तो यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ। जी हाँ, अग्नि परीक्षा सैन्य अभ्यास जो है भारतीय सेना, उसमें ITBP भाग ले रही हैं। यह कहाँ हुआ, तो यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, थाईलैंड मास्टर 2026 में किसने पहली बार BWF सुपर 300 खिताब जीता है, तो ये देविका सिहाग ने जीता है। जी हाँ, देविका सिहाग ने इसे जीत लिया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, 5वां रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया, तो यह नागालैंड में आयोजित किया गया। जी हाँ, 5वां रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में आयोजित किया गया। अगला देखेंगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, अगला देखेंगे, भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया गया है, तो ये विशाखापट्टनम में तैनात किया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट जो है ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया गया है, तो ये विशाखापट्टनम में तैनात किया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमारी इस तरह की क्लास पाने के लिए आप हमारे GS विद प्रेम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ इंटरनेट लगा के यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको तमाम एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं।
अगला देखेंगे बजट 2026 में किसी क्षेत्रों के लिए किस AI आधारित उन्नत टूल को लॉन्च किया गया है। तो ये भारत विस्तार, जी हाँ, भारत विस्तार को लॉन्च किया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगला देखेंगे दुर्लभ मृदा गलियारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुर्लभ मृदा गलियारे में कौन 4 राज्य शामिल हैं। तो इसमें आपका केरल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। जी हाँ, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दुर्लभ मृदा गलियारे में कौन से 4 राज्य शामिल हैं। तो इसमें आपका केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु शामिल है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे उत्तराखंड ने UCC, जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत लागू किया है। तो यह अनुच्छेद 213 के तहत है। जी हाँ, इसमें राज्यपाल को पावर है कि वह राज्यपाल की संतुष्टि पर इसे लागू किया गया है और राज्यपाल के इस पे संयुक्त अधिवेशन बुला के इसने किया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। UCC के अध्यादेश जो है राज्यपाल के अनुमोदन पर किया गया है अनुच्छेद 213 के तहत। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने आज यहाँ पर देखा 4 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आपको माइंड मैप के माध्यम से यह क्लास कराई जा रही है। आपको नोट्स कैसे बनाना है करंट का आप यहाँ से सीख सकते हैं। इसी तरह इसी के बेसिस पर आप नोट्स बनाइए और यहाँ से नोट बनाने पर आपको ये पता चलेगा कि हाँ, आपको किसी चीज़ के लिए ना ज़्यादा लिखना है ना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। बस वही कीज पॉइंट यहाँ पे शामिल किए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको यह क्लास कैसी लग रही है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मत्थे रहता है कि लोग करंट की नोट्स नहीं बना पाते हैं। जी हाँ, करंट की नोट्स बनाने का दुख सबको रहता है, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं और आप किसी भी क्लास को देखते होंगे सब 2-2 3-3 पन्ने भर का एक करंट अफेयर में बता देते हैं, लेकिन उसे शॉर्ट में कैसे करना है ये कोई नहीं बता पाता है। तो यहाँ पर हम आपको माइंड मैप के माध्यम से शॉर्ट नोट्स लेकर आए हैं। इस तरह आप लिख के अपने सही सभी चीज़ों को इंक्लूड भी कर सकते हैं और आपकी तैयारी भी सबसे शानदार हो सकती है। कम शब्दों में इंपॉर्टेंट बातें लिख के आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ पर हम इसे इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर शेयर करें लोगों को, अपने दोस्तों में, अपने पढ़ने वाले ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय।